स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान भड़ाडर सीकर। हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान में शेखर कौशिक। तो आज 24 तारीख को श्रीमान हीरालाल जी आपके सामने एग्रीकल्चर जेट और आईसीआर की क्लास लेने के लिए उपस्थित हैं। मेरा सभी बच्चों से ये सुझाव है और ये निर्देश भी है कि वो अपनी क्लासों को रोज़ाना नियमित रूप से लें, क्योंकि स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान रोज़ाना नियमित रूप से क्लासें लगा रहा है आपके लाभ के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। निश्चित रूप से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, तब हम स्कूल जाएंगे। तो लॉकडाउन तो जब ख़त्म होगा उससे पहले ही हमने आपका समय बर्बाद न हो, आप अपनी पढ़ाई का पूरा लाभ उठाएं, छुट्टियों का पूरा उपयोग करें। तो इसके लिए केशवानंद शिक्षण संस्थान ने सभी क्लासों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और कम से कम 8-9 हज़ार बच्चे केशवानंद से जो भी जुड़े हुए हैं और जो अदर बच्चे हैं, अदर स्कूलों के बच्चे हैं, अदर संस्थाओं के बच्चे हैं, वो भी इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। बहुत दूर दूर तक के राज्यों में इसका फेसबुक ऑनलाइन जा रहा है। आप फेसबुक केशवानंद के नाम से खोलिए तो आपको सभी क्लासें इस पर मिल जाएंगी। हमने इसको बहुत आगे तक जारी रखने के लिए दूरदर्शिता का परिचय देकर श्रीमान रामनिवास जी ढाका ने एक ऐप भी तैयार करवाया है। इस ऐप के जरिए आपको आगामी 10-15 दिन में क्लासों का पूरा लाभ मिलेगा। इस ऐप पर जितने भी क्लासों के वीडियोस हैं वो डाल दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। बहुत से बच्चे ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि लॉकडाउन खुलेगा तब ऑफ क्लासों में हम जाएंगे। अरे ऑफ क्लासों में तो आप लोग आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करें, क्योंकि अगस्त के महीने में जेट की परीक्षाएं, आईसीआर की परीक्षाएं होने वाली हैं और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं सरकार के द्वारा जैसे संकेत दिए जा रहे हैं उस हिसाब से ली जाएंगी। तो उनका आप ऑफलाइन का इंतज़ार न करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का पूरा लाभ उठाइए। केशवानंद से जुड़े हुए सारे बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें घर में भी लॉकडाउन के दौरान भी पूरी तरह से अनुशासन में रहकर हमें इन ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाना है और घर वालों को भी ये दिखाना है कि वास्तव में हमारा बच्चा केशवानंद के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासों का पूरा लाभ ले रहा है। ये नहीं कि आपने घर वालों से ऑनलाइन क्लास के नाम से मोबाइल ले लिया और फिर आप उस पर दूसरी एक्टिविटीज़ देख रहे। ये ठीक नहीं है। ये घर वालों के साथ एक तरह से धोखा होगा, संस्था वालों के साथ एक तरह से धोखा होगा। आप अपनी क्लासें जो भी टीचर्स के द्वारा चलाई जा रही हैं उन क्लासों का लाभ उठाइए तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए बच्चों, ये कंपटीशन का युग है, प्रतियोगी युग है। इसमें प्रत्येक बालक जो कंपटीशन फाइट करेगा वो ही आगे आएगा। नीट की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित जेट की परीक्षाएं, आईसीआर की परीक्षाएं, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं।
लॉकडाउन तो एक प्राकृतिक कहिए या अन्य किसी प्रकार से कहिए, ये एक बीमारी है जो कि बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन को लगाया गया है। बच्चे ही नहीं, मेरा सभी नागरिकों से भी, अभिभावकों से भी, उनके बच्चों के माता पिता से भी, रिश्तेदारों से भी, उनके मित्रों से भी ये निवेदन है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए घर पर रहें, मास्क लगाएं बाहर जाएं तो, और किसी से भी मिलने से बचें, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, और तभी निश्चित रूप से आपकी ये क्लासें अच्छी तरह से सफल हो पाएंगी। आपके आरोग्य रहने की हम कामना करते हैं भगवान से, और आपके मंगलमय हित की कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान प्रिंसिपल महोदय सर को कि उन्होंने कोरोना को लेकर जो बातें बताई ही है उनको अब आप फॉलो करें और अपने मार्गदर्शन को जो बातें बताओ उनको भी अपने मार्गदर्शन में उतारें। तो आज की हमारी लाइव क्लास रहेगी वो रहेगी एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर में विशेष टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री का रहेगा अपना। जैसे एग्रीकल्चर की ब्रांच बात करते आए अपन, 3 ब्रांच होती है। पहले भी अपन ने पढ़ा लाइव क्लास में जनरल एग्रीकल्चर का था उसमें कि 3 ब्रांच होती है उनका, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। यानी हर टॉपिक आता है, यानी कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनिमल, और एनिमल हस्बेंड्री में भी रहेगा गाय की नस्लें। गाय की नस्लें यानी नस्लों के कौन कौन सी इसमें पाली जाती है। राजस्थान विशेष से लेकर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडिया लेवल पर कौन कौन से पूछे जाते हैं, और विदेश लेवल पर कौन कौन से विदेशी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी गायों को विशेषता क्या है, उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, उसका दूध उत्पादन कितना प्रतिव्यात, उसमें औसतन वसा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, उसकी स्पेसिफिक जो प्रजनन केंद्र है, ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ है, तो उनकी बात करते हैं। पहले है गाय। तो गाय का पहले होता है जूलॉजिकल नेम। काफ़ी स्टूडेंट हमारे से लाइव जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जूलॉजिकल नेम होता है सभी का, जैसे हमारा है होमो सैपियन, वैसे ही गाय का होता है। तो गाय की 2 नस्लें होती है, पहले तो याद रखना, देसी और विदेशी। देसी और विदेशी। देसी है वो उसका है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, और विदेशी का है बोस टार्सस। टार्सस अपनी गाय होती है, जो देसी गाय होती है उसमें कुब्बड़ होता है, अपन देखते हैं तो कुब्बड़ होता है गर्दन के पीछे, और विदेशी गाय होती है उसके कुब्बड़ नहीं होता है, एकदम सपाट होती है। यानी उसका ध्यान रखना है। बोस इंडिकस किसका है, देसी गाय की नस्लें को, और विदेशी गाय की जो नस्ल है उसका जूलॉजिकल नाम क्या है, बोस टार्सस। फिर बात है इसकी कुल की यानी फैमिली, वो आता है बोवेडी। बोवेडी ये भी अपन बात कर चुके हैं। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ये चारों अपने सिलेबस में दे रखी है, और चारों का कुल एक होता है, ये ध्यान रखना, बोवेडी। ये अन्य जो पशु दे रखा है वह ऊँट भी दे रखा है और मुर्गी भी है। जैसे ऊँट की फैमिली है वो है कैमेलिडी, और मुर्गी की जो फैमिली है वो है फेजिलिडी। लेकिन अपन को यहाँ गाय पढ़ रहे हैं तो गाय को पता होना चाहिए गाय का जो कुल है वो कौन सा है, बोवेडी। और अन्य जो पशु है पालतू पशु कौन कौन से, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी चारों का जो कुल है वो कौन सा जाएगा, बोवेडी। उनका जूलॉजिकल नाम वो प्रत्येक का अलग अलग होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। फिर बात आती है क्रोमोसोम नंबर की। तो इसमें होते हैं 60। इसमें गाय में क्रोमोसोम नंबर या जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 60 होती है। इसके साथ मैं बकरी का भी बताना चाहता हूँ। बकरी में होता है गुणसूत्र संख्या है वो होते हैं 60। फिर भैंस में, ये उतार दे जाना, भैंस में होते हैं 48 और 50, यानी दलदली और पानी वाली भैंस है। उसको भी अपन 2 प्रकार से बांटेंगे। जब भैंस पढ़ेंगे उसमें तो भैंस का भी आएगा कि बुबेलिस, बुबेलिस क्या नाम है, उसका भी पूछा जाता है जूलॉजिकल नाम है, जीनस क्या है उसका, स्पीसीज क्या है, वो भी अपन बात करेंगे। यहाँ कौन से पढ़ रहे हैं, गाय को विशेष ध्यान रखना। फिर है भैंस में। फिर बात है ऊँट में। ऊँट में होते हैं ये 76 और मुर्गी में होते हैं 78। ये भी यहाँ बता रहा हूँ साथ के साथ। और कौन सा रहेगा, गाय हो गया। फिर भैंस हो गया, भेड़, बकरी, भेड़ नहीं हुआ तो भेड़ में है
54। ये हो गया इसका। फिर नाम आता है इसके मांस को क्या कहते हैं, गाय के मांस को क्या कहते हैं, तो ये भी अपन को ध्यान रखना। वो भी अलग अलग पढ़ेंगे, इसके ग्रुप के क्या कहते हैं, इसके नवजात शिशु क्या क्या कहते हैं, इसकी बयान की क्रिया क्या है, बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ है जो मांस है वो क्या कहलाता है, इसका बीफ। बीफ, गाय का मांस कहलाता है बीफ। और इसके जो बछड़े है, ये कमेंट में पूछना चाहूँगा कि गाय के बछड़े का मांस को कहते हैं, जल्दी आंसर दो, गाय के बछड़े के मांस को कहते हैं। अभी यादव बढ़िया। 76 तो ऊँट के क्रोमोसोम नंबर क्वेश्चन देखो मेरा, कि गाय का मांस को तो कहते हैं अपन बीफ है, लेकिन इसके बछड़े को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बछड़े के मांस को, यहाँ बात आ रही है। बीफ तो हो गया, खुशी चौधरी का कमेंट आ रहा है, बीफ तो हो गया, लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बछड़े के मांस को कहते हैं, वो कहते हैं व्हील। व्हील, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, जूलॉजिकल नेम है इसका बोस इंडिकस, देसी गाय का, जिसमें कुब्बड़ नहीं आई ना, कुब्बड़ वाली गाय, इसको भी से बोल सकते हैं कुब्बड़ वाली गाय। जो अपने वाली गाय होती है ना कुब्बड़ वाली, ये होती है कुब्बड़ रहित। कुब्बड़ रहित इन विदेशी जो गाय है उसका जूलॉजिकल नेम है वह बोस टार्सस, कुल है बोवेडी, क्रोमोसोम नंबर है 60, और इसका जो मांस है वो कहलाता है बीफ, और इसके मच्छड़े का मांस कहलाता है वो है बिली। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात आती है इसकी गायों की नस्लें और उनकी विशेषता, उनका दूध उत्पादन, उसमें प्रतिशत वसा, वो कितनी आती है। तो अपन पहले पढ़ते हैं, वो है गाय की नस्लों को उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, वो कौन कौन सी है मैं बात करना चाहूँगा यहाँ। वह है कि गाय की नस्लों को किसके आधार पर, ये भी पूछा जाता है उपयोगिता के आधार पर, कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है। उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब यहाँ से भी पूछ ले, जो गाय की नस्ल है उसको कितनी प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से। किसके आधार पर बांटा गया है, उपयोग से, यानी कैसे कैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो गाय की जो नस्ल है उसको उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। ओम चौधरी राइट आंसर है। हाँ, 3 प्रकार से बांटा गया है। वो कौन कौन सी है, पहली है दुधारू नस्लें। कौन सी, दुधारू नस्लें। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ वो है द्विप्रयोजनी नस्लें। द्विप्रयोजनी नस्लें, पहली होगी दुधारू नस्लें, और जो तीसरी है वो है भारवाई। भारवाई का मतलब है कि वे नस्लें जो बोझा ढोने के लिए काम लेती, ज़्यादातर पशुपालन है, राजस्थान के हो चाहे अन्य राज्य के हो, जो पशुपालन है वो दूध तो लेता है इनसे नस्लों से, प्लस जो अपना जो घरेलू काम है, जो बोझा ढोने का काम है, यानी उसको व्यवसाय में कैसे लग सकता है, उन बोझा ढोने वाली नस्लें, बोझा ढोने वाली नस्लें भी कहते हैं इसको। अब देखो दुधारू नस्लें की परिभाषा क्या हो जाएगी, गाय की वे नस्लें जो केवल और केवल दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, यानी पशुपालन, इनसे क्या लेगा, केवल दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, क्या कहलाती है, दुधारू नस्लें। यानी गाय की वे नस्लें जो केवल और केवल दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, दुधारू नस्लें कहलाती है। इनका औसतन दूध उत्पादन की बात करें, ये भी पूछा गया है, ये पूछा गया है सहायक कृषि अधिकारी 2013 में, देख लेना उठा के क्वेश्चन। यानी दुधारू नस्लों का जो औसतन दूध उत्पादन कितना है, औसतन दूध उत्पादन वो होता है इनका 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। ये हो गया। दुधारू नस्लें किसके लिए पाली जा रही है, केवल दूध उत्पादन के लिए। इनका औसतन दूध उत्पादन यानी एक ब्यात में कितना लीटर दूध देती है, वो देती है 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होगी। फिर कौन कौन सी नस्लें रखी गई है, नस्लों के उदाहरण है, कौन कौन सी नस्लें रखी गई है, तो अपन इसको पढ़ेंगे सागर के नाम से। इसका जो ट्रिक रहेगा वो है सागर। सागर की बात करूँ तो मैं यहाँ है साहिवाल, ये भी एक गाय की नस्ल है। फिर है गैका है गिर, और रैका है रेड सिंधी, रेड सिंधी। 3 ऐसी नस्लें हैं जो किसमें रखी गई है, दुधारू में। परिभाषा हो गई यहाँ से, जैसे पूछ लेंगे गाय की वे नस्लें
जो केवल दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो ऑप्शन वहाँ दुधारू भी मिलेगा, द्विप्रयोजनीय भी मिलेगा और भारवाही। तो अपन को कौन सा है राइट आंसर, दुधारू नस्लें दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। इनका औसतन दूध उत्पादन प्रति ब्यात है वो कितना होता है, तो ये होता है 2000 से 2500 लीटर। ये पूछा गया था सहायक कृषि अधिकारी में, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में 2013 वाले पेपर में पूछा था कि जो मिल्क काउ होती है उनका जो प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन वो कितना होता है, तो अपन को ये ध्यान रखना है। और कौन कौन सी नस्लें हैं जो दुधारू नस्लें हैं, इसका ट्रिक विशेष ध्यान रखना। सागर, साहिवाल, रेड सिंध, गिर, राठी। अभी याद राठी द्विप्रयोजनीय है, ये कंफ्यूज में होता है, हर कोचिंग वाले बताते हैं कंफ्यूज में होते हैं, इसकी आज कंफ्यूज दूर करेंगे कि राठी कौन सी नस्ल है। तो ये हो गई कौन सी, दुधारू। फिर है द्विप्रयोजनीय नस्ल, नाम से पता चल रहा है कि 2 बार प्रयोग में लेते हैं। और कौन कौन से प्रयोग लेते हैं, यानी कृषि कार्यों के लिए। पहले तो है दूध उत्पादन के साथ साथ, गाय की वे नस्लें जो दूध उत्पादन के साथ साथ कृषि कार्यों के लिए भी पाली जाती है। जैसे कोई किसान है यानी, तो वो क्या करेगा, उनकी जो गाय उससे दूध भी लेगा, उसको क्या करेगा, बैल की तरह उनको जोत कर कृषि कार्य हैं वो भी कर लेगा। यानी उसको बाहर से जो ट्रैक्टर है, जो कृषि फार्म यंत्र है, वो उसको मंगाने नहीं पड़ेंगे, उसको महंगा नहीं पड़ेगा। इस कारण ज़्यादातर जो कम भूमि वाले किसान हैं उनको भी लिए ये नस्लें उपयुक्त मानी जाती है। इस कारण इसको बोलते हैं द्विप्रयोजनीय नस्लें। ये कौन सी होगी कि गाय की वे नस्लें जो दूध उत्पादन के साथ साथ कृषि कार्यों के लिए भी पाली जाती है, क्या कहलाती है, द्विप्रयोजनीय नस्लें। ये है 5 संख्या में, ये तो कितनी थी 3। सागर के नाम से हो गई, सागर के नाम से होगी दुधारू नस्लें, यानी साहिवाल, गिर और रेड सिंधी। फिर बात आती है ये 5, ये कौन कौन सी, इसका ट्रिक है थारा काका, मेवहरी। जो सिलेबस में दे रखी है वो ही पढ़ा रहे हैं, और भी इसकी दुधारू नस्लें हैं, द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं और भारवाही नस्लें हैं। लेकिन जो जेट ICAR BOQ में जो सिलेबस में दे रखी है उसकी बात कर रहे हैं। इसका ट्रिक है किसका, द्विप्रयोजनीय का, वो है थारा काका मेवहरी। अब इसका मतलब होता है थार पारकर, रा का मतलब होता है राठी, काका का मतलब होता है कॉन्करेज, मेव का होता है मेवाती, मेवाती, और हरि का होता है हरियाणवी नस्ल। हरियाणी नस्ल के बैल क्या फुर्तीले होते हैं, ये भी है, आगे आएगा। यानी ये हो गया द्विप्रयोजनीय नस्लें। अब इसके दूध उत्पादन रह गया, तो दूध उत्पादन होता है वो होता है इसका 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। किसका, द्विप्रयोजनीय नस्लों का। किसके लिए प्रयोग की जाती है, दूध उत्पादन के साथ साथ कृषि कार्यों के लिए भी प्रयोग की जाती है। क्या कहलाती है, द्विप्रयोजनीय नस्लें। इसका औसतन दूध उत्पादन प्रति ब्यात है वो कितना होता है, 1500 से 2000। और कौन कौन सी नस्लें हैं द्विप्रयोजनीय, ये है 5, संख्या में 5 है। वो कौन कौन सी, इसका ट्रिक है थारा काका मेवहरी। 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। थारा काका मेवहरी, था यानी थार पारकर, रा यानी राठी, काका यानी कॉन्करेज, और मेव यानी मेवाती, और हरि यानी हरिवाणी। ये कौन सी होगी, द्विप्रयोजनीय नस्लें। फिर बात आती है भारवाही नस्लें, यानी अब देखिए उसको नाम से पता चले कि भार ढोने के लिए काम में जाती है। इसके जो बैल है गायों के, वो क्या काम आते हैं, भार ढोने के लिए। यानी गाय की वे नस्लें जो केवल और केवल कृषि कार्यों के साथ साथ बोझा ढोने के लिए भी काम में आ जाती है। या तो इनसे क्या लेता है, कृषि कार्य, चाहे जुताई हो, गहाई हो, कोई विभिन्न प्रकार के जो जुताई के कार्य है किसान वो लेता है, प्लस बोझा ढोने के लिए। यदि किसी उपज को मार्केट तक पहुँचाना है तो वो क्या करेगा, उसमें डाल के पहुंचाता। आज भी राजस्थान की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिकी हुई है, इस पशुपालन पे। ये भी पढ़ते हैं कि राजस्थान की जो 70% पॉपुलेशन है आज भी किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। प्रमुख व्यवसाय ये एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो रिलेटिव भी किससे, फार्मर फैमिली से, वो फार्मर फैमिली वाले भी किसमें जाता है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर को। ये भी ब्रांड बन चुका है। जैसे डॉक्टर, जैसे केशवानंद का सपना है ना कि हर परिवार, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर गांव से एक इंजीनियर, एक डॉक्टर के साथ साथ एक कृषि वैज्ञानिक भी निकालना, एक केशवानंद का क्या है, लोगो है। इस तरह से यानी ये उसको फॉलो कर रही है। यानी अब अपन बात कर रहे थे बोझा ढोने के लिए, तो गाय की वे नस्लें जो कृषि कार्यों के साथ बोझा ढोने के लिए भी काम में ली जाती है, क्या कहलाती है, भारवाही नस्लें। ये रखी गई है 3, ये भी 3 ही, ये 5 थी, ये कितनी होगी 3। इसका ट्रिक है वो है अमन, अमन यानी अमृत महल, अमृत महल। ये भी गाय की महल नहीं है, गाय की नस्ल है। आप सोच रहे हैं कि अमृत के नाम से कोई महल होगा, ये क्या है, गाय की नस्ल है। फिर है मैं यानी मालवी, फिर है न यानी नागौरी।
कितनी होगी 3 5 8 3 11 ऐसी नस्लें हैं जो गाय की नस्लें हैं। उनको उपयुक्तता के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। दुधारू नस्लें गाय की वे नस्लें जो केवल दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। इनका दूध उत्पादन होता है 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। इनका होता है 1500 से 2000। और जो बोझा ढोने वाली है उनका दूध उत्पादन बात करें अपन, औसतन दूध उत्पादन बात करें तो वो होता है इसका 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। ये अपन को ध्यान रखना है सभी को कि दुधारू नस्लों का औसतन दूध उत्पादन 2000 से 2500। ये पूछा गया क्वेश्चन, अब भी बार पूछा गया। अब ये भी क्वेश्चन बता देता हूँ इनमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछा गया क्वेश्चन ने, ये भी बात करते हैं। पहले ये देख लो कि होगी द्वीप प्रयोजन नस्लें दूध उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए भी पाले जाते। इनका जो औसतन दूध उत्पादन है वो है 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। इसका कौन सा ट्रिक हो गया, 5 नस्लें किसमें रखेगी, द्वीप प्रयोजनी में थारा काका, मेव हरी, थार पारकर, राठी, कोकरेज, मेवाती और हरियाणवी। फिर बात आती है भारवाही गाय की वे नस्लें जो केवल और केवल कृषि कार्यों के साथ बोझ ढोने के लिए भी काम में आती है। कौन सी है, भारवाही नस्लें कहलाती है। संख्या में पूछे तो 3 है, ट्रिक में पूछे तो अमन है, ए का मतलब अमृत महल है, मैं का मतलब मालवी। ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ एम आ रहा है और यहाँ भी क्या है, एम आ रहा है। तो ज़्यादातर ये कंफ्यूज में करता है कि मेवाती किसमें है और मालवी किसमें है। तो यानी ये माल आ रहा है तो इसको मतलब बोझा ढोने के मतलब माल ढोने में, इसको याद रख ले हुए, रख लोगे क्या, माल ढोने में या बोझा ढोने में, इसको रख लो कि माल ढोने में मालवी नस्ल काम में जाती है जो राजस्थान के झालावाड़ 12 जिलों में पाली जाती है। मालवा सेक्टर कौन सा है, कहाँ से टच हो तो यो राजस्थान के कौन से जिले, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, जो 12 जिले हैं वो टच होते हैं मालवा सेक्टर से। अब बात आती है इंडिविजुअल को पढ़ेंगे, पहले ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात बताऊं, मेरे कमेंट में बताइए एक बार। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ 2 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। निम्न में से द्वीप प्रयोजनी नस्ल नहीं है। क्वेश्चन सुनना, नहीं है, ये मेरे को कमेंट में बताइए। निम्न में से ड्यूअल पर्पज जो ब्रीड है काऊ की वो नहीं है इसमें। पहला ऑप्शन है राठी, दूसरा है नहीं है यानी थार पारकर, इसका बताओ। निम्न में से द्वीप प्रयोजनी नस्ल नहीं है। अभी मैंने बताया ट्रिक के साथ बताओ। जितेंद्र झाजरा नागौर से जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनीजी सोनाण, इनका राइट आंसर है। और बताओ, नवीन भास्कर थोरासी, डी ऑप्शन राइट है। साहिवाल, दीप धाकड़ मध्य प्रदेश से जुड़ चुका है हमारे साथ। ऑप्शन डी योगेश सैनी, खुशी चौधरी, कुंभाराम बोला, इसका गलत है। हाँ, ये तो कंफ्यूज में दूर कर रहा था कि राजस्थान के लिए पूछ ले, ये आगे बात आएगी कि इसके लिए राजस्थान के लिए पूछ ले तो मुद्दा जो मुख्य दुधारू नस्ल वो राठी आएगी। इस कारण बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। जब अपन राठी पढ़ेंगे, इंडिविजुअल जो ब्रीड पढ़ेंगे, तब अपन को पता है कि राठी की विशेषता क्या होती है, इसका दूध उत्पादन वो कितना होता है, कौन से क्षेत्रों में पाली जाती है और कौन सा इसका ओरिजिन पहले से होता है, कितनी प्रतिशत के दूध में वसा पाई जाती है, वो पढ़ेंगे। काफी बच्चों का राइट आंसर है साहिवाल, यानी नहीं है। ये पूछा गया नहीं है, तो ये किस में आई थी, दुधारू में। और बाकी थारा काका मेवरी किस में आई थी, ये द्वीप प्रयोजनी नस्लों में। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है या कौन सी दुधारू है, कौन सी द्वीप प्रयोजनी, ऐसे भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। फिर बात आती है अलग, जो अगली ब्रीड पढ़ रहे हैं वो है साहिवाल। तो ये क्वेश्चन में एक और दे रहा हूं, उपयुक्त में से भारवाही नस्लें हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन दे रहा हूं, निम्न में से या उपयुक्त में से भारवाही नस्लें हैं। अमृत महल बी ऑप्शन है, मालवी सी ऑप्शन है, ए ओ बी, डी ऑप्शन दे दूं मैं यहाँ।
ये देखो साहिवाल, कोई सा भी आ जाए साहिवाल आ जाएगा। या कौन सा क्वेश्चन सुनो अगली बार। मनीष शिवरान, राइट आंसर ए और बी। यानी किसमें पूछी है, भारवाही नस्ल। ये अपनी बात की कितनी थी, संख्या में 3। ट्रिक क्या था, मैं न, यानी अमृत महल आ रही है, मैं यानी मालवी आ रही है, नागौरी नहीं आ रही है, इसमें नहीं दे रखी है, तो कौन सी है, ए और ब, जो ऑप्शन है वो राइट जाएगा। ऑप्शन सी अभी यादव का राइट है, विशाल नागरवाल का राइट है, योगेश सैनी का राइट है, और ए डी नहीं है, ए और बी, सी ऑप्शन इसका राइट है। फिर बात करते हैं अपने साहिवाल बिडगा। अब पहले मैं बता देता हूँ कि इसको क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वो दे देगा कई बार, तो क्या क्या पढ़ेंगे, साहिवाल नस्ल है, किसी भी कोई भी नस्ल हो उसका क्या पढ़ेंगे, पहले तो उद्गम स्थल, यहाँ से कहाँ उसको उत्पत्ति तो हुई है, प्लस उसकी विशेषताएं क्या है, मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे। ऐसे नहीं उसका रंग काला होता है, जो टूतन उठे हुए होते हैं, कुबड़ सहित होती है, दूध सी रहे विकसित होती है, ज़्यादा नहीं हो, जो स्पेसिफिक मुख्य विशेषता है वो अपने यहाँ पढ़ेंगे, वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है मुख्य विशेषता। फिर अगला है वो है दुग्ध उत्पादन, उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है औसतन वसा प्रतिशत, ये 4 इसके पॉइंट है जिसको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली रहेगी वो है अपनी साहिवाल। साहिवाल ये भी अपने पढ़ लिया कि साहिवाल कौन सी नस्ल है, दीपरोजनी है, दुधारू या भारवाही, तो कौन सी थी, दुधारू नस्लें, यानी गाय की वे नस्ल केवल और केवल दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, दुधारू नस्लें कहलाती है। सागर के नाम से अपने ट्रिक पढ़ा था, सा का मतलब था साहिवाल, ग का मतलब गिर और ए का मतलब रेड सिंधी, ये भी अपन को पढ़ लिया था। अब इसका जैसे ओरिजिन पैलेस का बात करें तो उसका ओरिजिन पैलेस है वो है पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का मोंटगोमरी और जो बंदे हमारे लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, मैं इनको क्वेश्चन दे रहा हूं कि साहिवाल का उपनाम बताइए कमेंट में, उपनाम। मैं जब तक ये बता रहा हूं, हाँ रेड सिंधी, शिव डूडी, जोर से बोलो, जोर से बोल रहे हैं भाई। भगत सिंह, जय हो, जय के सोनंद। हाँ ओरिजिन पैलेस पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का ओरिजिन पैलेस का मुख्य विशेषता है वो, अभी बता रहा हूँ मैं विशेषताएं। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, कौन सी, साहिवाल। पहला क्वेश्चन तो यहाँ है, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल। और यदि विदेशी में बताऊं मैं, मनीष शिवरान, इसका राइट आंसर है लोला। हाँ ये भी बात करेंगे अपन विशेषताएं, लोला क्यों कहते हैं, क्योंकि जो त्वचा है इसकी, जो ढीली डाली, जो गल कंबल है इस गाय का, जो लटका हुआ होता है, चलती है तो हिलता रहता है, जो यानी गल कंबल है वो ढीला होता है, इस कारण इसको बोलते हैं लोला। लोला ये भी पूछा जाता है किस गाय का उपनाम है, तो साहिवाल का। विशेषताएं बात करते हैं कि भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो वो कौन सी थी, साहिवाल। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है, इस गाय की जो नस्ल है इसका सर्वाधिक जो दूध है वो मीठा होता है, सर्वाधिक दूध मीठा, ये भी होता है। भारतीय नस्लों में किस गाय का दूध मीठा होता है, तो भी कौन सा जाएगा, साहिवाल। कौन सा जाएगा, साहिवाल। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि गाय का दूध हो, चाहे भैंस का, भेड़, बकरी, ऊंट, चाहे कोई सा भी हो पालतू पशु, उसका किसके कारण होता है, तो यह होता है लैक्टोज के कारण। लैक्टोज के कारण ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लैक्टोज क्या है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या वसा है। दूध में उपस्थित लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है या प्रोटीन का है या वसा का है। हाँ लैक्टोज 5% पाया जाता है, इसके कारण इसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है। सर्वाधिक दूध मीठा होता है किसके कारण, पहले तो लैक्टोज के कारण। लैक्टोज कितना प्रतिशत पाया जाता है, 5%। लैक्टोज है क्या, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या वसा है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट।
यानी दूध में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। यानी वो जेड से लेकर पीएचडी तक इसका क्वेश्चन बनता है। जैसे धान का खेरा रोग आता है वैसे ये क्वेश्चन बनता है। दूध में उपस्थित शर्करा कहलाती है लैक्टोज। ये क्या है, मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है, ये भी बात करते हैं। तो कौन सी है ये, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, हाँ कार्बोहाइड्रेट, काफी बच्चों का रैंक ट्रांसफर आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का शर्करा है। फिर जैसे प्रोटीन का भी पूछे तो कौन सा केसिन जाता है दूध में, जैसे कि कौन सा है, लैक्टोज। ये अपन को ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन होगी। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी पूछ ले तो कौन सी है, साहिवाल। और सर्वाधिक दूध मीठा कौन सी नस्ल का होता है, तो भी साहिवाल। किसके कारण होता है, दूध का जो मीठापन होता है लैक्टोज के कारण। और लैक्टोज कितना प्रतिशत पाया जाता है, 5%। 5% में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज क्या है, दूध में उपस्थित शर्करा क्या कहलाती है, लैक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, तो ये क्या है, डाइसेकेराइड। यानी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज नाम की दो मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर क्या बनाती है, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड में क्या बनाती है, लैक्टोज। ये बात होगी। फिर इसका जो रंग होता है, रंग स्पेसिंग नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। जो कंपटीशन एग्जाम होती है, चाहे वो प्रतियोगिता हो चाहे एडमिशन के लिए हो, उसमें बहुत कम पूछा जाता है। रंग चितकबरा होता है, उठा हुआ होता है, कोई नहीं पूछे। वैसे ये ध्यान रखना कि स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या बनते हैं। ये हो गया साहिवाल। इसका जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र है वो है इसका पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर। हर गाय का अलग अलग है, ध्यान रखना। जैसे कांकरेज का चोटन बाड़मेर में पढ़ेंगे, राठी का नौर हनुमानगढ़ में पढ़ेंगे, लेकिन हर गाय का प्रजनन केंद्र एक अलग अलग है। यानी राठी जो गाय की नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र है पोखरण जैसलमेर। अब आपको यदि साइकोलॉजी का क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जो साहिवाल की नस्ल की गाय है वो राजस्थान के कौन से जिलों में अधिक पाई जाती है, मेरे कमेंट में बताओ कि साहिवाल नस्ल की जो गाय है। मैंने ओरिजिन प्लेस तो इसका बता दिया, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का मोंटगोमरी जिला, लेकिन यह राजस्थान में कहाँ पाली जाती है या कौन से सेक्टर में पाली जाती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, रंजीत छालिया, राइट। यानी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाता है, लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है, दूध में उपस्थित जो शर्करा उसको क्या कहते हैं, लैक्टोज। और लैक्टोज के कारण क्या दूध का रंग दूध का जो मीठापन बढ़ता है, जो 5% पाया जाता है साहिवाल नस्ल के दूध में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो है साहिवाल नस्ल की जो गाय हो राजस्थान के कौन से सेक्टर में अधिक पाली जाती है, पश्चिमी राजस्थान। क्योंकि राजस्थान का जो जिसे अपन नक्शा बनाए तो ये कौन सा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वाले जो टच वाले जिले हैं राजस्थान के उसमें तो सर्वाधिक पाली जाएगी। ये हो गया। ये भी पूछा जाता है, जैसे गिर में पूछा जाता है, एक बार पूछा गया, वो भी डब्ल्यू में पूछा गया था गिर का भी, वो इसके जस्ट बाद में आएगी गिर। ये पाकिस्तान का ओरिजिन पहले साहिवाल के जो गाय की नस्ल है उसका ओरिजिन पहले से हो गया पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का मोंटगोमरी जिला। दो इसकी जो विशेषताएं है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल और सर्वाधिक मीठा दूध कौन सी नस्ल का होता है, तो साहिवाल का। ये बात हो। इसका लोला ऊपर नाम है, सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है। फिर दूसरी है गिर नस्ल, दूसरी है जो दुधारू नस्ल वो है गिर नस्ल। गिर नस्ल, इसका उद्गम स्थल की बात करें वह है गुजरात के काठियावाड़ी जिले का गिरवन। गिरवन एक काठियावाड़ी जिले, काठियावाड़ी के नाम से उदयपुर में होटल में ज़्यादातर आप यदि जिसका जेट में एडमिशन हो गया आईसीआर के थ्रू, एमपीटी में एडमिशन हो गया तो वहाँ पार्टी जाने के लिए काठियावाड़ी होटल भी है उदयपुर में, हम जाते थे। यानी काठियावाड़ी, ये भी याद रह जाएगा। यानी गिर नस्ल है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, गुजरात का काठियावाड़ी जिले का गिर वन। यानी कि इसके नाम से इसका नाम क्या रख दिया, गिर। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वह है माथा उठा हुआ या चौड़ा होता है, इसका माथा उठा हुआ या चौड़ा होता है। किस नस्ल का, गिर नस्ल का। ये पूछा जाता है कौन सी नस्ल है जिसका माथा भारी होता है या उठा हुआ होता है या चौड़ा होता है, तो किसकी है, गिर का। और जो मुख्य विशेषता है वो पूछी जाती है, मोस्ट करके लिख रहा हूँ, वो है इसके जो कान है वो है पेड़ की पत्तों के समान या पत्तियों के समान, पत्तियों के समान।
ये पूछा जाता है। गाय की वे कौन सी नस्ल है जिसके कान पेड़ की पत्तियों के समान होते हैं, तो कौन सी जाएगी, गिर। ये इसकी विशेषता है। यदि अपन बात करें किसकी, बकरी की, कि इसके साथ ही कर रहे हैं कि बकरी की वो कौन सी नस्ल है जिसके कान पत्ती के समान आते हैं, मेरे को कमेंट में बताइएगा, जल्दी बताओ कि बकरी की कौन सी नस्ल है जिनके कान पेड़ की पत्ती के समान होते हैं। जल्दी बताओ। मनीष सेवरान राइट आंसर, जमुना पारी। उत्तर प्रदेश का आगरा जिले में इसका ओरिजिन पैलेस है, जमुना पारी। ये भी अपन को ध्यान रखना है। गाय की पूछे कि कौन सी नस्ल है जिसके कान पत्ती के समान होता है, पेड़ की पौधों की पत्ती होती है वैसे के समान होते हैं, जैसे ये पत्ती होती है ना वैसे इसके कान होते हैं, कि इसके गिर के। यदि बकरी विशेष आ जाएगी, बकरी में पूछ ले तो कौन सी जाएगी, जमुना पारी। ये बात होगी गिर की हो गई। इसके जो रंग होता है वो है था हल्का लाल रंग का, इसको बोलते हैं ईंट जैसा, ईंट जैसा भी इसका रंग होता है। फिर ये कहाँ पाली जाती है, ये अपन को ध्यान रखना है, कहाँ पाली जाती है, तो ये है राजस्थान के। ये पूछा गया क्वेश्चन में, यहाँ लिखते हैं डब्ल्यू में पूछा गया था और पूछा भी जाता है राजस्थान के, यहाँ लिखते हो भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में। भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में गाय की कौन सी नस्ल मुख्यतः पाली जाती है, तो कौन सी पाली जाती है, भीलवाड़ा और अजमेर में। विशाल नागरवाल का राइट आंसर जमुना पारी, ये ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं, भेड़ में, यहाँ भी बताओ मेरे को। भेड़ में ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जो चढ़ते समय उसके जो कान है वो भूमि की सतह को स्पर्श करते हैं, कमेंट में बताओ जल्दी। क्वेश्चन सुना, भेड़ की वो कौन सी नस्ल है जो चढ़ते समय उसके कान भूमि की सतह को स्पर्श करते हैं। भेड़ की नस्ल है वो, बकरी की नहीं है। यानी गाय की हो गई पत्तियों के समान, गिर हो गया, बकरी की होगी जमुना पारी। 3 क्वेश्चन 7 हो गए। यानी भेड़ की कौन सी नस्ल है जो चढ़ते समय उसके कान भूमि को या भूमि की सतह को स्पर्श करते हैं। चलो इसको कमेंट में बता देना। यानी गिर नस्ल हो राजस्थान के कौन से जिलों में पाली जाती है, तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक पाली जाती है। इसकी जो ओरिजिन पैलेस हो गया गुजरात के काठियावाड़ी जिले का गिरवन। मुख्य विशेषता होगी सिर भारी होता है या चौड़ा होता है या बड़ा होता है। फिर दूसरी विशेषता ये थी इसके जो पत्ती के जो कान है वो पत्तियों के समान होते हैं। अब जो रहेगी लास्ट है वो है तीसरी, रेड सिंधी। इसमें ज़्यादा इसमें नहीं दे रखा है, इसका इसका ओरिजिन पैलेस है। यानी एक तो मुख्य दुधारू नस्ल है, सागरतन इन मुख्य दुधारू नस्ल है, और ये इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो पाकिस्तान का कराची जिला। पाकिस्तान का ओरिजिन पैलेस ये है पाकिस्तान का कराची जिला। रंग होता है इसका हल्का सफ़ेद भूरा। दुधारू नस्ल यही पहले पढ़े थे। फिर है और इसकी जो विशेषता है वो कौन सी है, रेड सिंधी। इसमें क्रॉस भी करवाया करा है, वो अपन पढ़ेंगे। जैसे गाय की नस्लें अपन पढ़ते आए हैं, देसी विदेशी, और इन दोनों से संकरण करवा के जो नई नस्लें निकाली गई है उसको बोलते हैं हम संकरण गाय। ये 3 पढ़ेंगे, जिसमें देशी में अपन 3 पढ़ रहे हैं। देशी में कितनी पढ़ रहे हैं अपन, 3। यानी देशी नस्लों को उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से, दुधारू, द्विप्रयोजनीय और भारवाई। तो ये देशी। फिर विदेशी पढ़ेंगे। विदेशी को जैसे होलिस्टीन फ्रीजियन होगी, ब्राउन स्विस होगी, रेड डेन होगी, और फिर है संकरण से जैसे NDRF से विकसित 2 इसकी नस्लें हैं, करण फ्रीज और करण शिव, उसका भी क्रॉस पूछा जाता है। ये हल सफेद और दुधारू नस्ल है। ये बात होगी तीनों की। साहिवाल की होगी, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, और गिर की होगी। लास्ट में कौन सी थी, रेड सिंधी की होगी। अब आती है द्विप्रयोजनी नस्लें। द्विप्रयोजनी नस्लें का ट्रिक याद रखना, थारा काका में हरी। हाँ, भेड़ की कौन सी नस्ल है, मेरे को कमेंट में नहीं बताया आपने, कौन सी नस्ल है। जैसलमेर, सोनाडी, विशाल नागरवाल, मनीष सेवरान का राइट आंसर है सोनाडी, जिसका दूसरा नाम क्या है,
सोनाड़ी ये किसकी नस्ल है? पहले तो बकरी की नहीं है, भेड़ की। इसकी विशेषता है जब चरती है ना तो इसके जो कान है सबसे बड़े होते हैं, यानी भूमि की सतह को। इसका दूसरा नाम क्या है? और कौशल संभाग में पाली जाती है तो इसका दूसरा नाम है वो चनोतर। चनोतर। और कौन से संभाग में पाली जाती है? तो वो है उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में जब भेड़ पढ़ेंगे तो उसमें इंडिविजुअल ले लेंगे अपन। और दूसरी है द्विप्रयोजनीय में है, पहली है थारपारकर। अब थारपारकर जिला का है पाकिस्तान में, कौन से प्रदेश का? सिंध प्रदेश का। जो इसका ओरिजिन पैलेस है वो हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थारपारकर जिला। राजस्थान में कहाँ पाली जाती है? वो आएगा पश्चिमी राजस्थान में, जो बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया। इधर बाड़मेर चलोगे तो इधर को जो पश्चिमी राजस्थान के, ये जैसे राजस्थान का नक्शा है तो इसके जो पाकिस्तान वाले टच वाले जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर जोधपुर वाले, इधर गंगानगर वाले, इस सेक्टर में ये गाय की नस्ल पाली जाती है। कौन सी? थारपार इसका ओरिजिन पैलेस है। चलो आज के लिए एग्रीकल्चर की क्लास पूरी होगी। अब है लाइव से जुड़े रहिए। अगली क्लास में है वो है केमिस्ट्री की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आयनिक साम्य के बारे में चर्चा करेंगे। और आयनिक साम्य में सबसे पहले अपन देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। फर्स्ट पॉइंट है अपना आयनिक साम्य में पदार्थों का वर्गीकरण। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, बात कर रहे हैं अपन आयनिक साम्य की। और आयनिक साम्य फर्स्ट पढ़ेंगे अपन पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो कि आवेश का प्रवाह नहीं दर्शाते, क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ आवेश के प्रवाह, आवेश का प्रवाह नहीं होता है इनसे, क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं तथा शुद्ध सहसंयोजी ठोस, शुद्ध सहसंयोजी ठोस, शुद्ध सहसंयोजी ठोस अर्थात ऐसे ठोस जिनके अंदर किसी प्रकार के कोई आयन नहीं है। जैसे अगर मान लो ठोस अवस्था में आपको अम्ल, क्षार और लवण दे रखे हैं, ठोस अवस्था में आपको अम्ल, क्षार और लवण दे रखे हैं, तो वो क्या होंगे? कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। और अगर अपन इन अम्ल, क्षार या लवण को जलीय विलयन में डालते हैं तो वो आयंस में वियोजित हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत के क्या हो जाते हैं? वो सुचालक। क्लियर है? तो फर्स्ट था अपना कुचालक पदार्थ। दूसरा अपन पढ़ते हैं चालक पदार्थ। दूसरा है चालक पदार्थ। सेकंड है अपना चालक पदार्थ। वे पदार्थ जो आवेश प्रवाह को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ। और चालक पदार्थ पत्थर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है धात्विक चालक और सेकंड है विद्युत अपघट्य चालक। विद्युत अपघट्य चालक। तो धात्विक चालक, धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? चालक। कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। एग्जाम्पल क्या होगा?
सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? चालक। तथा ग्रेफाइट, ध्यान रखना यही एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार, कौन सी एक अधातु है जो विद्युत की क्या होती है? चालक। ध्यान रखना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और कार्बन के 3 अपर रूप लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेन। ग्रेफाइट सबसे ज्यादा उष्मागतिकी रूप से स्थायी अपर रूप है कार्बन का। ग्रेफाइट की संरचना परत के रूप में रहती है जिसके मध्य वान डेर वाल फोर्स प्रेजेंट रहता है। अपन इसको किसी भी चाकू की सहायता से परत के रूप में काट सकते हैं। इसका जो संकरण है वो sp2 होता है और मैंने उस टाइम डायमंड का बताया था sp3। क्लियर है? तो सभी धातुएं और ग्रेफाइट विद्युत के क्या होते हैं? चालक। सेकंड है अपना विद्युत अपघट्य चालक, और विद्युत अपघट्य चालक होता है 2 प्रकार का, एक प्रबल विद्युत अपघट्य चालक, प्रबल विद्युत अपघट्य चालक, और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक। प्रबल विद्युत अपघट्य चालक वे चालक हैं जो जलीय विलयन के अंदर क्या होते हैं? 100% वियोजित होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य जो चालक पदार्थ हैं वो जलीय विलयन में 100% वियोजित होते हैं, वियोजित या आयनित होते हैं। अर्थात इनके लिए अल्फा का मान कितना होता है? 1। अल्फा क्या है यहाँ पे? वियोजन या फिर आयनन की दर, वियोजन या आयनन की दर। क्लियर है? दुर्बल विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अर्थात इनके लिए अल्फा का मान 1 से कम होता है, अल्फा लेस देन 1। ध्यान रखना अल्फा क्या है यहाँ पे? वियोजन की दर या आयनन की दर। क्लियर है? अब प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल क्या हैं? तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तथा इनसे बने लवण, इन दोनों से बने लवण। दुर्बल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल क्या होंगे? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और इन दोनों से मिलके बने लवण, ये इनके एग्जाम्पल होंगे। तो अपन ने चालक पदार्थ के बारे में पढ़ा, इससे पहले कुचालक के बारे में पढ़ा। चालक जो आवेश का प्रवाह को दर्शाते हैं 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक। धातुएं चालक किस, सभी धातुएं विद्युत की क्या हैं? चालक हैं। और ध्यान रखना चालकता का मान चालक पदार्थों में सर्वाधिक धातुओं का होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये क्या होती हैं? विद्युत की चालक। क्लियर है? एग्जाम्पल है सभी धातुएं तथा एकमात्र अधातु जो ग्रेफाइट मैंने बोला है वो विद्युत की क्या होती है? चालक। बाकी सभी धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, ध्यान रखना। और ग्रेफाइट के अंदर संकरण मैंने sp2 बताया था उसी दिन, और कार्बन का सर्वाधिक उष्मागतिकी रूप से स्थायी अपर रूप है, परत के रूप में इसकी संरचना होती है जिसके मध्य वान डेर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है, और अपन इसको किसी भी नाइफ धारदार हथियार की सहायता से परतों के रूप में काट सकते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ग्रेफाइट का संकरण कौन सा उष्मागतिकी रूप से स्थायी है अपर रूप कार्बन का, या फिर इसके अंदर पूछा जाता है कि कौन सी अधातु है जो विद्युत की क्या होती है? चालक। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, विशाल नागरवाल रॉन्ग आंसर है। डायमंड की स्ट्रक्चर में संकरण होता है sp3, ग्रेफाइट ऑलवेज sp2 होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? प्रबल विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में 100% वियोजित होते हैं, यानी जिनके लिए अल्फा क्या है यहाँ? वियोजन की दर या आयनन की दर। 100% का मतलब बोले तो 1। और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं या आयनित होते हैं, इनके लिए अल्फा का मान कितना आता है? 1 से कम। अब अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ओस्टवाल्ड तनुता नियम, जिससे जेट ICR में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों। तो अपना नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड तनुता नियम। ओस्टवाल्ड तनुता नियम, और ओस्टवाल्ड तनुता नियम सबसे पहले तो अप्लाई किस पे होता है ये ध्यान होना चाहिए अपने को। ओस्टवाल्ड तनुता नियम केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य पे लागू होता है, केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य पे लागू होता है, विद्युत अपघट्य पर
लागू होता है। ओस्टवाल्ड तनुता नियम केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य पे लागू होता है। जेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? विशाल नागरवाल SP2 सही है। आशीष चौधरी रेगुलर क्लास लव सर, ये कमेंट गड़बड़ मत करो भाई, ग्रेफाइट में कमेंट बॉक्स। तो पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर ओस्टवाल्ड तनुता नियम लागू होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपना H2SO4, सेकंड ऑप्शन है अपना KOH, थर्ड ऑप्शन है अपना HNO3 और फोर्थ ऑप्शन है अपना HCN। ओस्टवाल्ड तनुता नियम किस पर लागू होता है? मैंने साफ लिखा है, ओस्टवाल्ड तनुता नियम केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य पे लागू होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण ही तो वो विद्युत की चालक होती है। राइट विजय बैरवा, थैंक्स। आपको देखो ध्यान देना है, ओस्टवाल्ड तनुता नियम किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? दुर्बल। अब अपने को ये पता नहीं कि कौन दुर्बल है कौन प्रबल है, तो अपन आंसर जज नहीं कर सकते। तो देखो सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए एग्जाम्पल्स की। यह है प्रबल अम्ल जो मैं लिख रहा हूं, और यह है प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं? HI, HCl, HBr, H2SO4, HNO3। आशीष बेनीवाल डी राइट आंसर, विशाल नागरवाल SCN डी राइट आंसर, कुंभाराम बोला डी आंसर राइट, सुरेंद्र ढाका SCN राइट। HNO3, H2SO5 ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, और इसके साथ ही जो मेनी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है BHU एग्जाम में, पिक्रिक एसिड, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। फिनोल का अगर अपन नाइट्रेटिंग मिक्सर की सहायता से नाइट्रेशन करवाएं तो अपने पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, जिसका जनरल नेम है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल ये सभी प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा जो भी HCN, H2SO4, H2S, H2SC जो भी आपके पास बच गए HF है, सभी क्या हैं? दुर्बल अम्ल हैं। प्रबल क्षार कौन कौन से हैं? NaOH, KOH, RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड और एक बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार हैं। अब अपना क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, निम्न में से किस पर ओस्टवाल्ड तनुता नियम लागू होता है? तो देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य पे लागू होता है, और इनमें दुर्बल कौन सा है? HCN। विथ इन 10 सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू किस प्रजाति पे होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य पे लागू होता है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य अपन तभी जज कर पाएंगे जब अपने को प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के एग्जाम्पल पता हो। निकिता चौधरी डी राइट आंसर, नवीन भास्कर डी राइट आंसर, थैंक यू। तो अपने को प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसको देखते 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना। क्लियर है? अब देखते हैं अपन ओस्टवाल्ड तनुता नियम की सहायता से दुर्बल अम्ल का आयनन या वियोजन। क्वेश्चन अपने मन में ये उठता है कि प्रबल अम्ल का क्यों नहीं देखते हैं? तो प्रबल अम्ल तो वैसे जलीय विलयन में डालते 100% आयनाइज्ड हो जाता है, तो उसके लिए तो वियोजन की मात्रा या वियोजन की जो दर है वो 100% होती है। अल्फा का मान क्या होता है? 1। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, दुर्बल अम्ल का आयनन या वियोजन। आयनन या वियोजन, माना एक दुर्बल अम्ल HA जिसकी सांद्रता C मोल प्रति लीटर है तथा आयनन की दर अल्फा है। अपन ने एक दुर्बल अम्ल HA लिया है। दुर्बल अम्ल है तो क्लियर है
ओस्टवाल्ड तनुता नियम इस पे अप्लाई होगा। और दुर्बल प्रजाति है, इसका मतलब ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगी, 100% आयनित नहीं होगी, ये बहुत कम मात्रा में आयनित होगी, यानी अल्फा का मान 1 से कम आएगा। तो देखो जो HA है ये टूटेगा H+ आयन प्लस A- आयन। लास्ट क्लास में प्रिपेयर किया था, मैं पूछूंगी HA का संयुग्मिक क्षार कौन है, तो आंसर आएगा A-। बोला था ना मैंने, किसी भी प्रजाति से अगर आपको संयुग्मिक क्षार बनाना है तो उससे एक H+ आयन हटा दो, तो H+ आयन हटते ही A- क्या हो गया, HA का संयुग्मिक क्षार। इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी ली, C मोल प्रति लीटर है। अब ये क्लियर है कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य को अगर अपन जल में डालेंगे तो इसका कुछ भाग आयनित होगा, 1%, 2%, 3%, 4%, जिसकी कैलकुलेशन किसने की थी, ओस्टवाल्ड ने। अब ये कितना आयनित होगा उसकी कैलकुलेशन अपने को करनी है। तो देखो ध्यान दो, जो भाग इसका H+ और A- में टूट चुका है उसको बोलेंगे आयनित भाग, और जो HA बच गया शेष वो क्या है, अनायनित भाग। और इसके मध्य जो साम्य स्थापित होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, आयनिक साम्य। डायरेक्ट अपन यूं बोल सकते हैं, विलयन में आयंस के मध्य उपस्थित जो साम्य होता है वो क्या कहलाता है, आयनिक साम्य। या फिर इसका अगर राइट एक्सप्लेनेशन दे तो दुर्बल विद्युत अपघट्य को जलीय विलयन में डालने पर वह आंशिक रूप से आयनित होता है। तो आयनित भाग और अनायनित भाग के मध्य जो साम्य स्थापित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनिक साम्य। प्रारंभिक सांद्रता अपने को दी है HA की C मोल प्रति लीटर, तो प्रारंभिक सांद्रता H+ आयन और A- आयन की क्या होगी, 0, 0। अब HA है ये एक में से अल्फा वियोजित होता है, तो C में से कितना होगा, C-अल्फा। तो साम्य अवस्था पे देखें अपन, C - C-अल्फा, ध्यान रखना एक में से अल्फा वियोजित होता है तो C में से कितना होगा, C-अल्फा। तो C में से C-अल्फा वियोजित हो गया तो साम्य पे सांद्रता कितनी बच जाएगी, C - C-अल्फा। ये C-अल्फा वियोजित हुआ है तो ये C-अल्फा बन जाएगा और A- भी C-अल्फा बन जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इसके लिए आयनन स्थिरांक लिखूं, K का मतलब है यहाँ पे आयनन स्थिरांक, और ये आयनन स्थिरांक मैं अम्ल के लिए लिख रहा हूं तो आपको मैक्सिमम जगह Ka लिखा हुआ मिलेगा। बुक में Ka भी लिख सकता है, इसको K अम्ल भी लिख सकते हैं अपन। क्लियर है। तो Ka का मान क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता A- आयन की सांद्रता बटा HA की सांद्रता। और ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का हो चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम का हो, जब भी आपको आयनन स्थिरांक ज्ञात करते वक्त सांद्रता लेनी है तो सांद्रता कहाँ की लेनी है, साम्य अवस्था की। साम्य अवस्था की सांद्रता अपने को कैलकुलेट करनी है। तो H+ आयन की साम्य सांद्रता कितनी है, C-अल्फा, A- की C-अल्फा, और HA की साम्य सांद्रता कितनी है जो अपने पास शेष बची है, C- C-अल्फा। ये देखो हो जाएगा C² अल्फा² और ये हो जाएगा C कॉमन लेके 1 - अल्फा, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा Ka या K अम्ल। अम्ल का आयनन या वियोजन स्थिरांक कितना आ जाएगा, C-अल्फा² माइनस बटा 1 - अल्फा। ये अपने पास अम्ल का आयनन स्थिरांक आ चुका है। C यहाँ पर सांद्रता है, अल्फा यहाँ आयनन की दर या वियोजन की दर है। और ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सांद्रता आप कैलकुलेट करते वक्त डायरेक्ट आपको मोल से नहीं रखने हैं। कई स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, प्रारंभिक मोल 1, 0, 0, 1 - x, 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 आयतन का कोई कुछ लेना देना ही नहीं उनके लिए। तब भी कह रहा हूं मैं, साम्य अवस्था पर अगर आपको मोल मिल रहे हैं तो आपको आयतन से डिवाइड करना पड़ेगा, सांद्रता लेनी है। सांद्रता क्या होती है, मोल अपॉन आयतन। ये अपने पास दुर्बल अम्ल का आयनन स्थिरांक आ चुका है, दुर्बल अम्ल का आयनन स्थिरांक आ चुका। क्लियर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। दूसरा देखो, विलयन में प्राप्त HN सांद्रता कितनी आई थी अपने पास, C-अल्फा, राइट। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा में अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य आंशिक रूप से वियोजित होता है, क्लियर है। तो अल्फा का मान मैं एक से काफी कम मान सकता हूं, तो के बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई 3, क्लियर है। और यहां से अगर मुझे आयनन की दर निकालनी है, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के ए बटा सी। के ए क्या है यहाँ पे, अम्ल, जो दुर्बल अम्ल लिया है अपन ने उसका आयनन या वियोजन स्थिरांक। सी क्या है, दुर्बल अम्ल की सांद्रता। अल्फा क्या है, दुर्बल अम्ल के आयनन या वियोजन की दर, क्लियर है। के ए का मान डिपेंड करता है केवल ताप पर, यह ताप से प्रभावित होता है, इसके अलावा सांद्रता या अल्फा से प्रभावित नहीं होता। तो देखो अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बटा अंडर रूट सी, इसी को तो बोलते हैं अपन ओस्टवाल्ड तनुता नियम। यही तो है ओस्टवाल्ड तनुता नियम। यानी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य को अपन जलीय विलयन में डालें तो उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन की जो मात्रा होती है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्लियर है। अब देखो सांद्रता क्या होती है, सांद्रता C बराबर मोल अपॉन आयतन। तो यहां पे मैं C को क्या लिख सकता हूं, 1/V। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट V। कहने का मतलब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य को अगर अपन जल के अंदर डालें तो जल में डालने पर वह वियोजित होगा आंशिक रूप से, यानी अल्फा का मान काफी कम होगा। उसका जो वियोजन की दर है या आयनन की दर अल्फा, सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती तथा आयतन के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जेट में डायरेक्ट पूछा जाता है। ओस्टवाल्ड तनुता नियम के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन की दर, फर्स्ट ऑप्शन दे देगा आपको सांद्रता के समानुपाती, रोंग है। सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, रोंग। फिर दे देता है आयनन की दर आयतन के समानुपाती, वो भी रोंग है। फोर्थ ऑप्शन देगा लास्ट में लिख के सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये देखो अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√c, सांद्रता के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अपने पास H बराबर C अल्फा आ चुका है। C क्या है यहाँ पे, सांद्रता, और अल्फा क्या है, आयनन या वियोजन की दर, क्लियर है। इसमें अगर मैं अल्फा का मान यहां से रखूं K/C, समीकरण 2 में अल्फा बराबर अंडर रूट KA बटा C रखने पर मेरे पास एक नई इक्वेशन आती है जो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है इनमें। H सांद्रता बराबर C इंटू अल्फा का मान क्या रखूं मैं, अंडर रूट KA/C। देखो अगर इस C को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यह हो जाएगा C स्क्वायर, KA इंटू C स्क्वायर बटा C। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा और H सांद्रता बराबर क्या आ जाएगी, अंडर रूट KA इंटू C। यानी अम्ल का आयनन स्थिरांक और उसकी सांद्रता के गुणनफल का जो वर्गमूल आएगा वो अपने के पास क्या होगी, H सांद्रता। ये अपने पास H सांद्रता का फॉर्मूला आ चुका है। अब क्लियर है, अगर अपने पास H सांद्रता आ चुकी तो विलयन की pH तो एग्जामिनर जरूर पूछेगा। तो pH नेक्स्ट पॉइंट है अपना थर्ड pH, और pH क्या होता है, माइनस log H प्लस आयन, यानी H आयन की सांद्रता है उसका ऋणात्मक लघु गुणक क्या होता है, pH। तो pH बराबर माइनस log H आयन सांद्रता यहाँ पे कितनी निकाली अपन ने, अंडर रूट KA इंटू C। वो वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, KA गुणा C, वर्गमूल हटाऊंगा तो यहाँ पे घात आ जाएगी 1/2, क्लियर है। अब ध्यान रखो log A गुणा B दे रखा है आपको, तो आप इसको यूं लिख सकते हो log A प्लस log B, माइनस चिन्ह बाहर है तो साथ रहेगा।
तो देखो pH बराबर क्या आ जाएगा, माइनस log Ka प्लस इसकी घात में 1/2 कर देता हूं, log C, या घात को मैं आगे ही ले आता हूं, माइनस 1/2। क्लियर है? तो pH बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस log Ka माइनस log C। ये देखो जो माइनस अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस log Ka, और ये माइनस प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, सॉरी माइनस और प्लस गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस log C। चूंकि माइनस log Ka बराबर क्या होता है, pKa, तो pH आ जाएगी अपने पास 1/2 pKa माइनस log C। ये अपना pH का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? ये अपना pH का फॉर्मूला हो गया। विजय बैरवा, आयनन स्थिरांक वियोजन स्थिरांक ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। क्लियर है? अब अपन इससे बने न्यूमेरिकल देखते हैं जो अपने पास जेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अपने को एचाइन सांद्रता, pH, आयनन स्थिरांक, इनका मान ज्ञात करना आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है 10⁻⁻2 m SCN के आयनन की दर 2% है, तो निम्न ज्ञात करो, निम्न ज्ञात करो। फर्स्ट दिया है Ka, बोले तो अम्ल का आयनन स्थिरांक, आयनन स्थिरांक, और सेकंड पूछा है H आयन सांद्रता, और थर्ड पूछा है pH। तीनों क्वेश्चन पूछ लिया अपन से। तो देखो सबसे पहले SCN है, वो किस में टूटेगा, H प्लस आयन और Cn माइनस आयन। क्लियर है? इसके लिए अगर मैं Ka लिखूं तो मेरे पास वो आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख रहा हूं मैं, C⁴/1 माइनस अल्फा। सांद्रता अपने को क्वेश्चन में लिख के दी है 10⁻⁻2 m, कहने का मतलब मोलरता में दी है, मोल अपॉन आयतन। तो सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻2। ध्यान दो, आयनन की दर 2% दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट परसेंट में पुट नहीं करना है। अल्फा बराबर 2%, कहने का मतलब अल्फा बराबर 2/100 या अल्फा बराबर 2 × 10⁻⁻2। आपको परसेंट में वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 0.02। मैंने बोला था ना कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो बहुत कम आंशिक रूप से आयनित होता है जलीय विलयन में। तो इस टर्म को मैं अप्रोक्सीमेशन 1 ले रहा हूं। ऊपर क्या हो जाएगा, Ka बराबर 2 का स्क्वायर कितना, 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4 और इंटू 10⁻⁻2 है तो 10⁻⁻6। आयनन स्थिरांक का मान आ गया अपने पास 4 × 10⁻⁻6। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 4 × 10⁻⁻6। सेकंड पूछा है अपने से एच आयन सांद्रता। तो देखो अपन ने दो फॉर्मूले निकाले थे, दोनों से सोल्व करते हैं। एच आयन सांद्रता बराबर क्या होता है, सी अल्फा। क्लियर है? सी क्या है, यहाँ पे सांद्रता दे रखी है 10⁻2 और अल्फा क्या है 2/100, तो ये आ जाएगी 2 × 10⁻4 एच आयन सांद्रता एम। अगर इसको दूसरे मेथड से करें अपन, अभी जो फॉर्मूला देखा था, एच आयन सांद्रता बराबर √K × C। K का मान अपन निकाल चुके हैं कितना, 4 × 10⁻6, सांद्रता है 10⁻2। इसका अगर मैं अंडर रूट लूँ तो ये बनेगा 2 और ये 10⁻8 का कितना बन जाएगा 10⁻4m। दोनों फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हो। आपको जज करना है कि कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में नॉन है और कौन सी अननोन है। क्लियर है? अगर आपको अल्फा और सांद्रता कंसंट्रेशन दे रखी है तो एच आयन के लिए सी अल्फा यूज करो
और आपको डायरेक्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट K दे दिया और सांद्रता पता है, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करो। दोनों से आंसर सेम ही आएगा और सेम ही आ रहा है। अब अपने से pH पूछी है, तो pH अगर अपन निकालें तो माइनस log HIN जनरल फॉर्मूला अप्लाई करो, क्लियर है। या फिर आप इसको pH बराबर 1/2 pKa माइनस log C से भी कर सकते हो। देखो अपन जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, pH बराबर माइनस log HIN, माइनस log HIN सांद्रता कितनी है अपने पास 2 × 10⁻⁴। सेम जैसे pH की गणना की थी वैसे कैलकुलेशन होगी। pH कितनी आ जाएगी, यहाँ से सोल्व कर दो 4 - log 2 और इसका मान आ जाएगा 3.70। अब अगर इतनी कैलकुलेशन अपन एग्जाम में करेंगे तो अपना ये क्वेश्चन 2 मिनट से भी ज़्यादा वेस्ट कर देगा। इतना टाइम तो अपने पास है ही नहीं, तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करो और वो सबसे बेटर है। यदि HIN सांद्रता बराबर A × 10⁻⁻B है, और ध्यान देना HIN सांद्रता सदैव आपको किसमें लेनी है, pH ज्ञात करो तब, नॉर्मेलिटी में, नॉर्मलता में लेनी है, ये गड़बड़ मत कर देना, नॉर्मलता में लेनी है। अगर अपने पास ऐसा एक्सप्रेशन है तो pH डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, B - log A। देखो सोल्व करके बताता हूँ उसी एग्जांपल को। HIN सांद्रता अपने को दी थी कितनी, 2 × 10⁻⁴, यानी ये A × 10⁻⁻B की फॉर्म में है। और इसका अगर मैं ऋणात्मक log लूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सोल्व करूं मैं, B - log A, B का कंपैरिजन करूं तो कितना है 4 और A कितना है 2, 4 - log 2, ये आंसर आ गया 3.70। कहने का मतलब 4 से कम ही आएगा। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन pH का विथिन सेकंड्स में सोल्व होगा। ध्यान ये रखना है, pH का क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो तो सदैव सांद्रता आपको नॉर्मलिटी में लेनी है, यानी नॉर्मलता में लेनी है। ये गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है अपनी। और आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हुआ, इस पे इतने 3 तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है जो अपन ने डिटेल में सोल्व किया। अब शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। क्वेश्चन है 10⁻⁻2m H2CO3 के जलीय विलयन की pH होगी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 2.70, ऑप्शन सी है 1.70 और ऑप्शन डी है 3। एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर दो। देखें, आसान क्वेश्चन है, जेट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10⁻⁻2m H2CO3 के जलीय विलयन की pH बताओ। ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन बी है 2.70, ऑप्शन सी है 1.70 और ऑप्शन डी है 3। दिनेश लाल शर्मा 2 रॉन्ग, किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। अरे ये तो क्लियर है, आंसर तो 2 से कम आएगा, क्योंकि इधर ध्यान दो, क्षारकता का मान 2 दे रखा है। देखो अपने को सांद्रता किसमें दी है, मोलरता में। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। तो अपने को नॉर्मलता निकालनी है, तो NH2CO3 बराबर क्या होगा, MH2CO3। ये नॉर्मलता है H2CO3 की, भगत सिंह रॉन्ग आंसर है। ये मोलरता H2CO3 की इनटू H2CO3 की क्षारकता, जिसको यहाँ पे मैं वैलेंसी फैक्टर भी है बोल रहा हूँ। ये देखो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻²। राइट आंसर राजेंद्र जोशी, निकिता चौधरी, आशीष बेनीवाल, राइट आंसर। श्रेय चौधरी, राइट आंसर। योगेश सैनी फिर रॉन्ग आंसर है। तो अपने पास HIN सांद्रता कितनी आएगी, 2 × 10⁻²। अब आप डायरेक्ट ही सोल्व करो, pH बराबर क्या होता है, B - log A, और B क्या है यहाँ पे,
2, तो 2 माइनस log 2, log 2 कितना होता है 0.30, तो 2 माइनस 0.30 1.70। क्लियर है? डी ऑप्शन नवीन भास्कर थोड़ा सी गलत है। अरे 3 कहाँ से हो जाएगी, पीएच बिल्कुल नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है ये तो। 3 तो किसी भी पोजीशन में नहीं होगी। ये वीक एसिड है, कुछ पार्शियल डाइल्यूट होगा, डिसोसिएट होगा एच आयन में। क्लियर है? यहाँ पे कोई अगर दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता तो इसके द्वारा एच आयन H2CO3 की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव होते, तब होता। तो डी तो देखो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। 10⁻²m दे रखा है और अपने को एच आयन की संख्या 1 से ज़्यादा दिख रही है, इसका मतलब 2 भी आंसर किसी हालात में नहीं हो सकता। और 10⁻² से अधिक तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग और डी भी रॉन्ग, तो बचा क्या सी आंसर। ट्रिक से सोल्व करो फटाफट। विशाल नागरवाल राइट, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास आपकी एग्रीकल्चर बायोलॉजी की, तो कंटिन्यू बने रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो क्लास केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर की है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब जो नेक्स्ट क्लास है वो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी की। एग्रीकल्चर बायो में मैंने आपको बताया था जो टोटल 40 क्वेश्चन है उसमें से जो 10 क्वेश्चन है या फिर जो 10 क्वेश्चन है वो किससे आएंगे, एग्रीकल्चर बायो से आएंगे। तो इन 10 क्वेश्चनों में क्या है, ज़्यादातर वही क्वेश्चन आएंगे जैसे जो डिजीज़ है उन डिजीज़ के जो नॉर्मल क्या है पैथोजन का नाम है या रोग कारक का नाम है वो पूछ सकते हैं, और उसके जो सिम्टम्स है कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो पूछ सकते हैं, और या फिर मैनेजमेंट में कोई यूनिक बात है तो उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो जो पहले की डिजीज़ पढ़ी है वो हमने पढ़ी है ग्रीनियर, जिसको हरित बाली कहते हैं। हरित बाली रोग, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले, किसने किया था बताओ देखे। कब किया था? 1927 में E.J. बटलर है उसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट डिजीज़ थी वो हमने पढ़ी थी अर्गट, और अर्गट जो डिजीज़ है, अर्गट रोग हिंदी में भी अर्गट ही बोलते हैं, तो अर्गट का जो पैथोजन का नाम है वो क्या है बताओ देखें। अर्गट का जो पैथोजन का या फिर रोग कारक है उसका नाम क्या है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ठीक है। और उसके बाद में जो कॉटन विल्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी, और अब जो नेक्स्ट डिजीज है वो लेते हैं अपन, तो वो है लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं पत्ती धब्बा। पत्ती धब्बा रोग, और इसको टिक्का रोग है वो भी बोला जाता है, टिक्का डिजीज है वो भी बोला जाता है। जो ग्राउंडनट है या मूंगफली है उसका सबसे फेमस जो डिजीज है वो यही है टिक्का डिजीज। और टिक्का डिजीज है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अर्ली लीफ स्पॉट, या फिर अगेती पत्ती धब्बा, ठीक है। और दूसरी है वो है लेट लीफ स्पॉट। तो इसको क्या बोल देंगे, पछेती पत्ती धब्बा रोग। तो जो अर्ली है उसको अर्ली क्यों बोला, और जो लेट लीफ स्पॉट है उसको लेट क्यों बोला, या अगेती है उसको अगेती क्यों
और पछेती पत्ती धब्बा है उसको पछेती क्यों बोला? क्योंकि जो अगेती पत्ती धब्बा रोग है वो जब अपन सोइंग करते हैं क्रॉप की तो 3 to 4 वीक्स में इसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है। 3 से 4 सप्ताह में इसके जो सिम्टम्स है वो अपने को शो हो जाते हैं, यानी अर्ली सिम्टम्स शो हो रहे हैं, इसीलिए ये कौन सी डिजीज़ है? अर्ली लीफ स्पॉट। और इसके जो सिम्टम्स है वो होते हैं 6 to 8 वीक्स में, यानी 6 से 8 सप्ताह में इसके सिम्टम्स है या फिर इसके जो लक्षण है वो अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। तो लेट दिखाई दे रहे हैं इसके लिए इसका नाम है लेट लीफ स्पॉट, और अर्ली दिखाई दे रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या है? अर्ली लीफ स्पॉट। और इसमें और अपन मान लो आपके बुक के हिसाब से देखें तो उसमें काफ़ी करेक्टर के बेसिस पे अलग अलग उसको डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर मेन देखें तो जो अर्ली लीफ स्पॉट है इसमें तो क्या है, जो स्पॉट बनते हैं वो नंबर में क्या है? कम होते हैं, लेस इन नंबर। और ये होते हैं मोर इन नंबर, ठीक है, यानी संख्या में ज़्यादा होते हैं। और साइज की बात करें तो साइज में जो अगेती पत्ती धब्बा के जो स्पॉट है, जो धब्बे हैं वो साइज में बड़े होते हैं, और इसके साइज में क्या है, जो स्पॉट है वो छोटे होते हैं। और जो अगेती पत्ती धब्बा रोग है उसमें जो स्पॉट बनते हैं, जैसे ये जैसे मान लो मूंगफली है उसकी लीफ है तो उस पर क्या है, ऐसे ऐसे स्पॉट बनेंगे, ऐसे ऐसे धब्बे बनेंगे। तो जो अगेती पत्ती धब्बा है उसमें तो क्या होता है, धब्बों ये स्पॉट है वो बनने के बाद इसमें एक येलो कलर की क्या है, होलो रिंग होती है, या फिर पीले कलर की क्या एक दारी टाइप रिंग होती है गोल शेप में। और जो लेट लीफ स्पॉट है उसमें ऐसी कोई जो येलो होलो रिंग है वो प्रेजेंट नहीं होती है, रेड ब्राउन ब्लैक कलर के होते हैं। और मेन है इसका पैथोजन, तो अर्ली का पैथोजन है सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, और जो लेट लीफ स्पॉट है उसका है सर्कोस्पोरा पर्सियोनेटम। अर्ली का कौन सा है? आर्चिडिकोला। लेट का कौन सा है? पर्सियोनेटम। सर्कोस्पोरा फंगल है, तो ये सर्कोस्पोरा तो सेम है, आर्चिडिकोला और पर्सियोनेटा है वो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मान लो लेट लीफ स्पॉट पूछे और आपको पता है भी सर्कोस्पोरा है, लेकिन ऑप्शन में भी ऐसे ही देगा वो घुमा के, तो आप याद रख लेना अर्ली या फिर अगेती, ऐसे अगेती और ऐसे आर्चिडिकोला, याद रह जाएगा? याद रह जाएगा क्या? ठीक है, अर्ली है, अर्ली से तो आर्चिडिकोला हो गया। और लेट या फिर पछेती, लेट का मतलब कल परसों, तो पर्सियोनेटम, ठीक है, इस हिसाब से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लीफ स्पॉट डिजीज है वो कंप्लीट है। इसमें आपको जो सिम्टम्स में पैथोजन के जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट डिजीज है वो है इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। ग्राउंडनट की है, पीनट क्लम्प वायरस, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। ये क्या है? वायरल डिजीज है या फिर वायरस से होती है ये, ठीक है। और जितनी भी जो वायरल डिजीज है उसके मोस्ट ऑफ क्या है, वेक्टर होते हैं, क्योंकि वायरस को कंटिन्यू करने के लिए या फिर फैलाने के लिए कोई ना कोई वेक्टर है उसकी ज़रूरत होती है। वेक्टर के बगैर जो वायरल डिजीज है वो ट्रांसमिशन है उसका, यानी एक से जो डिजीज प्लांट है उससे हेल्थी प्लांट में ट्रांसफ़र होने के लिए कोई ना कोई वेक्टर चाहिए। जैसे अपन बात करें कोविड की, तो जो कोरोना वायरस है वो भी क्या है, वायरल डिजीज है, और उसको भी पहुंचने के लिए क्या है, वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर क्या है, अपन एक दूसरे से मान लो मिलते हैं तो वो क्या है, ड्रॉपलेट है, उसके जरिए
वो ट्रांसफ़र होता है। तो और वायरल डिजीज़ है उनका मोस्टली क्या है, मैनेजमेंट करना हो तो मैनेजमेंट में कोई जो इनकी मान लो वैक्सीन वगैरह, दवाई वगैरह है, केमिकल वगैरह, वो भी अभी तक कोई इसका बना नहीं है। अपने को क्या है, जो प्रिवेंटिव मेथड है वही अपने को काम में लेने हैं। तो इसका जो वायरस का नाम है वो दिया गया है इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। ठीक है, नाम क्या है पैथोजन का, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, ये पैथोजन का नाम है। तो इसका नाम याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम वाली बात है वो क्या है, इसके वेक्टर को लेकर है। वेक्टर यानी क्या होता है, जो हेल्थी प्लांट से जो डिजीज प्लांट है उससे हेल्थी प्लांट में जो डिजीज को ट्रांसफर करे उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। तो इसका बाकी जितनी भी जो वायरल डिजीज है सबको मतलब कोई ना कोई क्या है, इंसेक्ट है उसके द्वारा वो डिजीज है वो फैलती है। लेकिन जो इंडियन पीनट क्लम्प वायरस है इसको फैलाने वाला है वो कौन सा है, बताओ। देखिए किसी को याद है तो बताओ। बताओ देखिए, शाबाश। हाँ दीपक दागड़, इसका जो वेक्टर है वो है फंगस है, पॉलीमेक्सा ग्रेमिनीज। ठीक है, ये फंगस है। मोस्ट ऑफ क्या है, जितनी भी डिजीज है उनका जो वेक्टर है वो क्या होता है, इंसेक्ट होता है। और इंसेक्ट में भी मोस्टली क्या होता है, जो व्हाइट फ्लाई है बेमेशिया टेबेसाई, जिसका साइंटिफिक नेम काफ़ी बार पूछा गया है, तो वेक्टर वो होता है। और इसका वेक्टर है वो कौन सा है, पॉलीमेक्सा ग्रेमिनीज फंगस। तो इसके जो मैनेजमेंट है उसमें जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है यानी सस्य क्रियाएं के द्वारा अपन क्या है इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो क्या है, इसमें आपको 100 kg पर मिनट की अपने को 15 सोविंग करनी है और 15 डेज पे इसको हार्वेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही मान लो अपने को जो ग्राउंडनट है उसकी सोविंग करनी है, जैसे अभी का टाइम है वो ग्राउंडनट की सोविंग का चल रहा है। इससे पहले का लगभग 15 से 20 दिन पहले जो मूंगफली है उसकी बिजाई है वो शुरू हो चुकी है बीकानेर की तरफ। और यहाँ पे सीकर की बात करें तो यहाँ पे अभी शुरू हो चुकी है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, पहले क्या करेंगे, 15 पहले लगभग महीना भर पहले 15 दिन पहले अपन क्या करेंगे, जो बाजरा है उसकी अपन सोविंग करेंगे। ठीक है, और 15 दिन बाद में उसको हार्वेस्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो फंगस है वो कौन सा है, पॉलीमेक्सा ग्रेमिनीज, और जो बाजरा है उसकी फैमिली कौन सी है, ग्रेमिनी फैमिली है। तो जो पॉलीमेक्सा ग्रेमिनीज है इसका जो होस्ट है वो क्या होगा, पर्ल मिलेट हो जाएगा। तो ये जैसे ही होस्ट पे आएगा अपन क्या है हार्वेस्ट कर देंगे, तो इसका होस्ट है वो खत्म हो जाएगा और जो डिजीज है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, जो फंगस है वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यानी कि वेक्टर है वो खत्म हो जाएगा, और वेक्टर खत्म हो जाएगा तो डिजीज है वो आगे फैल नहीं पाएगी। तो इसके वेक्टर को कंट्रोल करना है। तो यही है इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। इसको एंगुलर लीफ स्पॉट भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम और है ब्लैक आर्म। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, जिसको हिंदी में बोलेंगे जीवाणु अंगमारी रोग कपास का। ठीक है, या फिर जीवाणु झुलसा रोग है कपास का, वो बोलेंगे। एंगुलर लीफ स्पॉट है इसको बोलेंगे कोणीय पत्ती धब्बा, और ब्लैक आर्म को बोलेंगे काली भुजा। तो इसकी 4 स्टेज है। पहली तो है सीडलिंग स्टेज,
और दूसरी है एंगुलर लीफ स्पॉट और तीसरी है ब्लैक आर्म, ठीक है, और चौथी है बॉल रोट। तो सीडलिंग स्टेज, सीडलिंग का स्टेज होता है बीज पत्तर की है, यानी जैसे अपन सोविंग करेंगे कॉटन की और यहाँ से जैसे ये सीड है यहाँ से ये ग्रो होगा, ठीक है। तो इसका जो सीडलिंग है इस पे ही क्या है वायरस जो इसका बैक्टीरिया है इसका क्या है अटैक हो जाएगा और यहाँ पे क्या है वाटर सोक्ड स्पॉट्स बन जाएंगे। जल सिक्त धब्बे यानी कि जल पानी के जैसे कवर हुए हैं वैसे धब्बे बन जाएंगे, इस पे वाटर सोक्ड स्पॉट्स बन जाएंगे और फिर ये स्टेम के जरिए क्या है तने के जरिए क्या है ऊपर पूरे प्लांट में पहुंच जाएंगे। इस स्टेज पे अगर आ गया तो जो शुरुआती पौधा है वो थोड़ा कमज़ोर है, छोटा है, तो इस स्टेज पर अगर ये थोड़ा हार्मफुल होता है तो ज़्यादा नुकसान करेगा प्लांट को। दूसरा है एंगुलर लीफ स्पॉट, इसमें भी क्या है जो लीफ है उस पर बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं, वाटर सोक्ड ब्राउन कलर के होंगे और ब्राउन कलर के स्पॉट हो और उस पर अगर मान लो पानी गिर जाए तो उस प्रकार के जैसे मान लो जल में भीगे हुए जो धब्बे अपने को दिखाई देंगे उसको बोलेंगे वाटर सोक्ड स्पॉट। और ये कोणीय पत्ती धब्बा है, इसमें ये एंगल के रूप में एक कोण के रूप में, ठीक है, ऐसे एंगल के रूप में क्या है शो होते हैं, सीन होते हैं, इसलिए इसको एंगुलर लीफ स्पॉट बोलते हैं। फिर है ब्लैक आर्म। ब्लैक आर्म का मतलब है ये कॉटन का प्लांट है और ये ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है गोल गोल एम्बेडेड लाइन बन जाएगी, यानी कि जो ब्रांच है जैसे ये ब्रांच है तो इस पर क्या है थोड़ी अंदर धंसी हुई धारियाँ बन जाएगी और धीरे धीरे क्या है वो ब्लैक हो जाएगी, यानी कि जो इसकी भुजा है ब्रांच है एक भुजा के रूप में क्या है ब्लैक हो जाएगी और थोड़ी एम्बेडेड का मतलब है थोड़ी अंदर की ओर क्या है धंस जाएगी और उससे क्या होगा धीरे धीरे ज़्यादा इफेक्ट होगा तो कमज़ोर होकर ये है वो कट हो जाएगी और नीचे गिर जाएगी, जिससे जो बॉल वगैरह फॉर्मेशन है यानी जो टिंडे वगैरह बनना है वो नहीं बन पाएंगे। फिर है बॉल रोट। बॉल रोट में आपने डंडा देखा होगा कपास का, ठीक है, तो उस पर क्या है उस पर भी वाटर सोक्ड स्पॉट्स बनते हैं और वो स्पॉट धीरे धीरे ज़्यादा गहरे हो जाते हैं और नीचे डीप में चले जाएंगे और डीप में चले जाएंगे तो कहाँ पे जो अंदर लिंट है उसके अंदर बन जाएंगे और जो लिंट की क्वालिटी यानी जो कपास का जो रेशा है उसकी जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगी, पुअर हो जाएगी और कपास का लिंट है जो कॉटन सीड है वो भी बेकार हो जाएगा। कॉटन सीड की बात आती है तो एक तो होता है कॉटन सीड, एक होता है सीड कॉटन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, देखिए शाबाश। कॉटन सीड क्या है और सीड कॉटन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, देखिए। हाँ दीपक धाकड़ बिल्कुल बताइए। कॉटन सीड क्या है और सीड कॉटन क्या है, यानी कि किसमें बिनोला यानी कि जो बिनोला सीड है उसको बिनोला बोलते हैं, तो बिनोला किसको बोलेंगे और लेंट और सीड है वो किसको बोलेंगे बताओ, देखिए। हाँ बताओ दीपक, और भी साथ में जुड़े हुए हैं बताइए। कॉटन सीड इज कॉटन प्रेजेंट ऑन कॉटन। कॉटन सीड, कॉटन सीड में कॉटन होगी? नहीं नहीं नहीं। कॉटन सीड का मतलब क्या है, कपास का बीज, ठीक है। और सीड कॉटन का मतलब क्या है, सीड प्लस कॉटन, यानी कॉटन यानी क्या है लिंट या रेशा, ठीक है। तो सीड कॉटन क्या है, कपास का बीज। कॉटन सीड कॉटन है वो क्या है, कपास का बीज यानी कि जो बिनोला है वो है। और सीड कॉटन, कॉटन सीड है वो तो हो गया कपास का बीज, और सीड कॉटन है वो क्या है, सीड प्लस कॉटन यानी कि बिनोला और जो फाइबर उसके साथ में जुड़ा हुआ है लिंट वो क्या है, सीड कॉटन है।
और जो बिनोला है वो क्या है, कॉटन सीड, या कॉटन सीड को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा कपास का बीज यानी बिनोला। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजिंग ना हो आप। और इसके जो सीड ट्रीटमेंट करेंगे अपन इसका, तो सीड ट्रीटमेंट में अपने को क्या करना है, जैसे ही अपन सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर इसके जो फाइबर है, जो लेंथ है, वो पूरी तरह से अगर रिमूव नहीं हुआ या फिर पूरी तरह से हटा नहीं है तो क्या होगा, जो भी अपन केमिकल वगैरह लगाएंगे तो वो उसके ऊपर पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएंगे। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डीलिंटिंग। क्वेश्चन आता है डीलिंटिंग जो प्रोसेस है वो किस में होती है, तो डीलिंटिंग प्रोसेस है वो किस में होती है, कॉटन में होती है। डीलिंटिंग का मतलब लिंट है उसको रिमूव करना है अपने को। कैसे करेंगे, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसको 100 ml में पर केजी सीड के हिसाब से अपन उसके अंदर डिप करेंगे तो क्यों, एसिड है, एसिड के होने की वजह से क्या है, जो फाइबर है ऊपर से वो हट जाएंगे और उसके बाद में अपन जो बढ़िया फंजीसाइड है उससे अपन क्या है ट्रीटमेंट कर देंगे, तो उससे क्या है फिर ये मैनेज हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं इसके पैथोजन की। इसका जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया है, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडियस। पैथोवार है वो इसका है मालवेसीरम। पैथोजन क्या है इसका, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडियस। और जो पैथोवार है वो कौन सा है, मालवेसीरम। ठीक है, इसका पैथोजन पूछ लेते हैं, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडियस, पैथोवार है मालवेसीरम। सिट्रस जो कैंकर है उसका कौन सा है, जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस, और उसका जो पैथोवार है वो कौन सा है, सिट्राई है। ठीक है, उसका सिट्राई है क्योंकि सिट्रस फैमिली से है, और जो कॉटन है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मालवेसी से, इसलिए इसका है मालवेसीरम। और मैंने आपको बताया है भी जो फंजीसाइड है, फंगल डिजीज है, उसको तो अपन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया से हो रही है उसको अपने को मैनेज करना है। तो आप कोई भी फंजीसाइड है, फंजीसाइड प्लस आपको क्या करना है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, उसको आपको लगभग 4 ग्राम पर 10 लीटर वाटर के हिसाब से आपको फोलियर स्प्रे करेंगे तो उससे मैनेज हो जाएगी। तो इससे क्वेश्चन यही बनेगा भी बैक्टीरियोसाइड है उसका नाम क्या है, तो बैक्टीरियोसाइड कौन सा है। फंजीसाइड में तो बहुत सारे हैं, लगभग अबाउट 300 के आसपास केमिकल है, और बैक्टीरियोसाइड है उसमें ये पॉपुलर है वो एक ही है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इसकी जो पाउच है वो 6 ग्राम का पाउच आता है, उसको साथ में मिला के कॉपर सल्फेट के या फिर फंजीसाइड के साथ में मिला के इसको स्प्रे करेंगे तो मैनेज हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज है येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा। ये भी वायरल डिजीज है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा। ओकरा किसको बोलते हैं, लेडी फिंगर को। अगर किसी को ओकरा का बॉटनिकल नेम पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरी डिजीज है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। ये दोनों की दोनों डिजीज है वो क्या है, वायरस से होती है। दोनों की दोनों डिजीज क्या है, वायरस से है। हाँ बताओ, देखिए ओकरा का आपको जो बॉटनिकल नेम है वो बताना है। ये वायरस से होती है, और कौन सा वायरस है, ग्रेमिनी विरिडी डिगोमो वायरस।
इससे क्वेश्चन नॉर्मल यही आएगा, इसका जो वायरस है उसका नाम क्या है, ग्रेमिनी विरिडी बिगोमो वायरस। और कोई भी वायरल डिजीज है तो उसका जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो क्या है, मोजेक का तो खास तौर से भी उसकी जो लीव्स है, जो पत्तियां हैं वो सारी की सारी क्या है, पीली पड़ जाएगी। ग्रीन ग्राम है जो मूंग है उसमें आपने देखा होगा वायरल डिजीज है वो आती है, और उससे क्या है जो लीफ वगैरह है वो सारी की सारी क्या है अपर पार्ट से येलो हो जाती है। हिंदी में लिखो तो हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, ग्रेमिनी विरिडी बिगोमो वायरस, ठीक है। शिव डूडी है उसने कहा है ग्रेमिनी विरिडी बिगोमो वायरस। ठीक है, अब तो बस ग्रेमिनी विरिडी बिगोमो वायरस वायरल डिजीज है, वायरस को हिंदी में भी वायरस ही बोलेंगे। और येलो वेन मोजेक है उसको पीला मोजेक वगैरह ऐसा है, मोजेक को मतलब मोजेक ही बोलेंगे, ओकरा को क्या बोल देंगे, भिंडी बोल देंगे। और लीफ कर्ल है यानी उसको लीफ कर्ल, इसमें क्या होगा जो लीफ है वो क्या है, जैसे ये लीफ है तो ये क्या है अपर साइड की तरफ क्या है मुड़ जाएगी, ऐसे कर्लिंग हो जाएगी, और पूरा प्लांट है वो क्या होगा उसमें बुश एपिरिनेस या फिर स्टंटेड एपिरिनेस है वो आएगी। यस, दीपक धाकड़ ने लिखा है एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम, वेरी गुड, राइट आंसर है। दीपक धाकड़ केशवानंद का स्टूडेंट है जो मध्य प्रदेश से है, इसने अभी हाल ही में एग्जाम दिए हैं। तो ये वायरल डिजीज है और इसका जो वेक्टर है वो वेक्टर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है बताओ, देखिए शाबाश, अभी तो बताया आपको। वेक्टर बताओ देखिए। जो इंडियन पीनट क्लम्प वायरस है उसका जो वेक्टर था वो फंगस था, पॉलीमेक्सा ग्रेमिनीज, और जो बाकी जो वायरल डिजीज है उनका जो वेक्टर है वो मोस्टली इंसेक्ट होता है। और इंसेक्ट में भी मैंने बताया आपको कौन सा इंसेक्ट होता है, व्हाइट फ्लाई, वेरी गुड। व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बेमेशिया टेबेसाई। बेमेशिया टेबेसाई ये इसका नाम है। फिर एक लास्ट डिजीज है वो बची हुई है, वो है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। फिर इसके बाद ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, इसका जो है नाम है पैथोजन का वो है अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई। और इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो है टारगेट बोर्ड इफेक्ट। आपसे पूछेंगे भी ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके सिम्टम्स में टारगेट बोर्ड इफेक्ट है वो सीन होता है। तो टारगेट बोर्ड इफेक्ट है वो कौन सी डिजीज में होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो में। ये टारगेट बोर्ड होता क्या है, जो लीफ है इसकी जो मेन वेंस है जो बीच वाली, इस पे क्या है ब्लैक कलर का बड़ा सा स्पॉट बन जाता है, और वो धीरे धीरे क्या है जैसे जैसे पुराना होता है तो वो पूरा का पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, ब्राउन टू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो अलग से देखने पे ही अपने को क्या है जो लीफ है उस पर एक ही स्पॉट बनता है, वो स्पॉट दिखाई देता है, उसको टारगेट बोर्ड इफेक्ट बोला जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज के लिए धन्यवाद। इस लेक्चर को आराम से एंजॉय कीजिए और घर में रहिए, सेफ रहिए।